हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अगर हमने बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर लिए तो एग्ज़ाम में आने वाला द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात समीकरण होती क्या है। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होती है। हमने बहुपद वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। बहुपद वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऐसे बहुपद भी होते हैं जो एक चर में जिनकी घात 2 होती है। तो द्विघात समीकरण एक्चुअल में क्या है कि एक ऐसा बहुपद है, एक चर वाला ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। एक चर वाला ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो तो वह बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ax² + bx + c। अब ये त्रिपदीय है क्योंकि इसमें 3 पद हैं, 1, 2 और 3। 3 पदों वाला एक रैखिक बहुपद है और इसकी घात कितनी है? 2 है। तो घात इसमें 2, घात 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। ओके, अगर मानकर चलो यहाँ पर हमने b = 0 कर दिया या c = 0 कर दिया, तब भी ये द्विघात बहुपद होगा, एक द्विघात समीकरण होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि a = 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर अगर 0 हो गया, ठीक है, a बराबर अगर हम 0 रख देते हैं इसमें, तो ये बनता है bx + c, और bx + c द्विघात बहुपद नहीं है। तो द्विघात समीकरण bx + c नहीं हो सकती क्योंकि a बराबर इसमें 0 हो चुका है। अगर हमारा a बराबर 0 ना हो तभी ये द्विघात बन सकता है। ठीक है, अगर हमने c 0 रख दिया तो ये हो जाएगा ax² + bx। ओके, ax² + bx ये द्विघात होगा। दूसरा, अगर हमने b 0 रख दिया तो ये हो जाएगा ax² + c, ये भी द्विघात हो जाएगा। बस a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज होगी प्रश्नावली 4.1। इसमें हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहला पार्ट करेंगे इसमें हम। पहला पार्ट देखिए क्या दिया है, x + 1 होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो एक तरफ x + 1 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो क्या होगा? ये हो जाएगा x² + 2x + 1। ठीक है, x² + 2x + 1, ये इसका वर्ग होता है। अब हम 2 की गुणा करेंगे x - 3 में, तो ये हो जाएगा 2x - 6। ओके, अब देखिए 2x इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x - 2x। यहाँ +1 है, इधर से -6 प्लस में आ जाएगा, इधर बराबर 0। आपके सामने देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, 2x कैंसिल हो जाएगा। x² + 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो x का गुणांक था b, तो b यहाँ पर हो चुका है 0, लेकिन a 0 नहीं है। a 0 नहीं है, a बराबर क्या है? 1 है। तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, x² का गुणांक। तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। ओके, वैसे ही हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, x² - 2x बराबर -2 ब्रैकेट 3 - x। इसको लिखेंगे तो x² - 2x, -2 की गुणा करेंगे अंदर तो क्या आएगा? -6 और +2x। इसको एक साइड कर लेंगे तो x² - 2x, इधर से 2x आएगा तो माइनस का आएगा, +6 बराबर 0।
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। देखिए इसमें कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी गुणांक इसमें जीरो नहीं है। इसमें ए भी जीरो नहीं है, बी भी इसमें जीरो नहीं है और सी भी जीरो नहीं है। तो ये तो वैसे भी द्विघात समीकरण हमें दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। ओके, तीसरा पार्ट इसका क्या होगा, x माइनस 2 ब्रैकेट में दिया है x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 3। इसकी गुणा कर लेंगे तो x की गुणा होगी जब x में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक में होगी तो ये x हो जाएगा। ठीक है, एक को नहीं लिखते हैं जब एक में गुणा होती है। दो की करेंगे x में तो माइनस का 2x आएगा क्योंकि माइनस का 2 है। माइनस का 2 की एक में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब ऐसे ही x का करेंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो 3x, माइनस 1 की करेंगे x में तो माइनस x, माइनस 1 की 3 में करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है नहीं, एक्स स्क्वायर से देखिए एक्स स्क्वायर हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए x है, इधर 3x है और माइनस x है, इनको हम इधर ले आएंगे या फिर पहले से हम इसको घटा लें। 2x में से x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 बराबर, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा और माइनस का 3। इसको हम एक साइड कर लेंगे तो माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। ये हो गया माइनस का 3x और 2 घट जाएगा 3 में तो 1 आएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a, अगर हम इसकी तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ a बराबर 0 है। क्योंकि a बराबर 0 है तभी इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिया है, तो इस वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं। ओके, ऐसा ही हम इसका भी कर लेंगे। x माइनस 3 की गुणा करेंगे 2x प्लस 1 में, क्या आएगा, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूनी 6x और माइनस का 3 बराबर, फिर x की करेंगे x प्लस 5 में तो x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस का 5x। ओके, अब यहाँ पर देखिए माइनस का 6x भी तो है तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा, माइनस का 6x और माइनस का 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 5x माइनस का 6x कितना हो गया 11। अब 11 में से ये घटा देंगे तो माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये द्विघात है, हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो द्विघात होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 पे चलेंगे। 2x माइनस 1 की गुणा होगी x माइनस 3 में, तो गुणा करेंगे इसकी 2x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x, माइनस का 1 की गुणा होगी x में तो माइनस का x और माइनस 1 की करेंगे माइनस 3 में तो प्लस का 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 5 का x में करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस का, और 5 का 1 में करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो 2x स्क्वायर में से घट जाएगा। अब 6x में से 6x और 1x कितना हो गया 7x। इधर से हम 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा और 4x हम लेकर आएंगे इधर तो माइनस का 4x। इधर 3 है उधर से 5 लाएंगे तो 3 प्लस 5 बराबर 0।
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। ठीक है, द्विघात समीकरण होगी। छठा देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखिए इसका वर्ग है तो वर्ग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस का 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों प्लस का है। इधर 3x है, उधर से 4x आएगा प्लस का हो जाएगा 1, इधर से 4 लेकर आएंगे तो माइनस का 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 7x माइनस का 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, नहीं है ये। इसका सातवां पार्ट देखेंगे। सातवां पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 x प्लस 2 का होल क्यूब है ये। x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होता है, पहले हम इसको लिखेंगे। x प्लस 2 का होल क्यूब होता है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो x का क्यूब करेंगे पहले, फिर 2 का करेंगे, फिर होता है 3ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 3a स्क्वायर भी, a यहाँ पर x है और गुणा 2, b की जगह पर 2 है, प्लस 3ab स्क्वायर होगा, तो 3a होगा x और b 2 का स्क्वायर होगा। ओके, वैसे ही दूसरी तरफ लिखेंगे, 2x की गुणा होगी x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस का 2x। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस 2x की पावर 3 को, ओके पहले इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर यहाँ पर 3 होगा, 2 की पावर 3 है, इसको 8 लिखेंगे, प्लस 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर होगा, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है स्क्वायर हो जाएगा, और 4 तिया 12, 12x बराबर, ये 2x की पावर 3 है, 2x की पावर 3 लिख लेते हैं, माइनस 2x। इनको हम एक साइड लेकर आएंगे, तो 2x की पावर 3 इधर लेकर आएंगे तो x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6x स्क्वायर है, इधर से हम और ले आते हैं इधर को, ये 12x है, उधर से आएगा 2x और प्लस 8 बराबर 0। अब x की पावर 3 घटेगा इसमें से, तो माइनस का x की पावर 3 बचेगा, 6x स्क्वायर। हालांकि पता तो हमें यहीं पर चल रहा है कि ये द्विघात नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 12 और 2 कितना हो गया, 14x प्लस 8 बराबर 0। ओके, यहाँ पर देखिए x की पावर 3 आ चुका है, तो ये घात 3 का बहुपद है। ओके, तो ये 3 घात में एक बहुपद है और ये द्विघात नहीं होगा, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण में केवल हमें चर की घात 2 देखनी होती है। चर की घात अगर 2 है तो वो द्विघात होगा, वरना नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ओके, अब ये वाला देख लेते हैं। चलिए ये वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, ये आपको करना है होमवर्क से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें द्विघात समीकरण बनानी है, तो पहला पार्ट दिया है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार कह सकते हैं, एक
ज़मीन का टुकड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है और जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले आयत के बारे में। जो आयत होता है और रेक्टेंगल होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे एक आयताकार भूखंड। अब ये जो आयताकार भूखंड है, मान लिया ए बी सी और डी, इसकी हमें नहीं पता है कि लंबाई चौड़ाई क्या है। तो इसकी लंबाई हमने ले ली, लंबाई हमने इसकी ले ली है x। एक मिनट, इसकी हम चौड़ाई ले लेते हैं x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि लंबाई देखिए आगे लिखा हुआ है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई जो होगी वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक मिनट, क्षेत्रफल नहीं, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। ओके, x मीटर है। आयताकार भूखंड की जो हमने चौड़ाई ली है वो x मीटर ली है, तो लंबाई क्या होगी। तो प्रश्नानुसार लंबाई बराबर 2 गुणा चौड़ाई प्लस 1। अब 2 गुणा चौड़ाई प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब लंबाई बराबर क्या होगा, 2x प्लस 1 होगी। जब ये आ गया तो हम क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि आयत है, भूखंड का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमारी ये दी हुई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई दी हुई है x। चौड़ाई हमने मानी है, इनकी गुणा कर लें और जब गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर रखा जाएगा, 528 के बराबर रखा जाएगा। इसके हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x। 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x। 528 को अगर हम इस साइड पर ले आए तब क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण आपकी ये बनेगी। ठीक है, इसको हम हल भी कर सकते हैं आगे, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि द्विघात समीकरण हमें बनानी है। ओके, तो इस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को ज्ञात करना है तो किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूर्णांकों को मानेंगे। माना कि 2 क्रमागत
जब भी क्रमागत की बात आए, क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। देखिए, दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक यही होंगे। मान लिया अगर 1 है तो 1 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के बाद में 2 आएगा। ऐसे अगर हम 2 लेते हैं तो 3 आएगा, अगर 4 लेते हैं तो 4 के बाद फिर 5 आएगा। तो क्रमागत पूर्णांक की बात हो रही है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है, ठीक है। तो इसके लिए जो गुणनफल दिया हुआ है वो कितना है? गुणनफल दिया है 306। तो गुणनफल कर देंगे इसका x प्लस 1 बराबर 306। x की गुणा करेंगे इसमें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। 306 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ओके, तो ये समीकरण बन जाएगी जहाँ पर x क्या है, जहाँ पर x एक पूर्णांक है और इसमें देखिए दो पूर्णांक होंगे तो छोटा वाला पूर्णांक होगा x क्या होगा? x पूर्णांक, x पूर्णांक है और x छोटा होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि x प्लस 1 हमने दूसरा लिया है और पहला x लिया है। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें हम लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है, x वर्ष है। ओके, रोहन की वर्तमान आयु अगर हमने x वर्ष ली है तो उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी रोहन के माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु क्या होगी? ये हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी हैं तो 26 वर्ष। ओके, अब यहाँ पर दिया है कि गुणनफल जो होगा अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद आयु हम बताएंगे इसमें रोहन की 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद देखिए रोहन की आयु क्या होगी? तीन वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी? x प्लस 3 होगी, ठीक है। और माँ की आयु क्या होगी 3 वर्ष बाद? माँ की आयु ये हो जाएगा x प्लस, देखिए 26 प्लस 3, ओके, ये हो गया x प्लस 29। x प्लस 29 हो गया। अब इनका जो गुणनफल है वो 360 होगा, तो गुणनफल रख देते हैं इसका x प्लस 3 और x प्लस 29 का। बराबर 360।
इसकी गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुणा करेंगे 29 में 29x, वैसे 3 की गुणा करेंगे x में तो 3x, 3 की गुणा 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 87 और ये है 360। ओके, अब ये लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हुआ, 29 और 3 हो गया 32। अब यहाँ पर 87 है, 360 इधर लेकर आएंगे बराबर 0, 360 बराबर 0 हो गया। 360 में से 87 हम घटा देंगे तो क्या बनेगी समीकरण, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का बचेगा इसमें से, देखिए अगर 80 घटाएंगे 60 अगर घटा देंगे तो ये 300 बचेगा और 300 में से हम 27 घटाएंगे तो ये बनेगा 273। ओके, बराबर 0, ये द्विघात बनेगी। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से हम हल भी कर सकते हैं 273 की गुणनखंड करके, लेकिन हमें हल करने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। तो एग्ज़ाम में वही करेंगे जितना कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो x है यहाँ पर वो क्या है, x यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु है। ओके, तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट पर चलते हैं। एक रेलगाड़ी, एक मिनट, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसमें देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना होगा माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका समय क्या होगा, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा। ये समय होगा, देखिए दूरी बटे चाल होता है फार्मूला, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो उससे ही करेंगे तो समय क्या आएगा, दूरी है 480, चाल क्या है x, तो ये समय आ गया। ठीक है, किस में आएगा ये आएगा घंटे में। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब ये कहा गया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसकी चाल कम होती, अब क्या होगा, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो लगा समय। देखिए सेम दूरी को बराबर चाल से कर रहा है, मतलब चाल अब तो कम हो गई है लेकिन दूरी वही है। तो 480 किलोमीटर दूरी अब जो गाड़ी तय करेगी वो x माइनस 8 की चाल से करेगी। तो 480 बटे x माइनस 8, अब जो समय लगेगा वो पहले से ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है
ये वाला इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें चाल कम है, दूरी वही है, लेकिन चाल जब कम हो गई तो समय ज़्यादा लगेगा, और जब चाल ज़्यादा थी तो समय कम लग रहा था। अब इसमें कहा गया कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हम कौन सा वाला लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम 480 x - 8 बराबर 480/x + 3। तो 3 घंटे समय पहले से अब ज़्यादा लग रहा है, तो इस तरीके से हम प्लस में लिखेंगे। 480/x को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा? 480/x - 8 बराबर 3। ऊपर देखिए 480 इसमें कॉमन है, 480 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 480 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x - 8 और ये 1/x बराबर 3। 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 160। ओके, तो 160 x - 8, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, x की गुणा होगी इधर तो ये हो जाएगा x, इधर होगी x - 8 की तो ये हो जाएगा -x + 8, और नीचे हो जाएगा x² - 8x बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, और 16 160 की गुणा होगी 8 में तो ये हो जाएगा 16 × 8 = 128, 1280 बराबर x² - 8x। ओके, और ये जो समीकरण बनेगी वो बन जाएगी x² - 8x। इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 1280 बराबर 0। तो ये समीकरण बनेगी, और यहाँ पर जो x है वो क्या है? वो रेलगाड़ी की चाल है जो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा ली है। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।